नमस्कार दोस्तों। आज हम तभी टेल्स की एपिसोड 51 पे आ चुके हैं। हमने जब पिछले हफ्ते अपनी 50 एपिसोड्स कंप्लीट की थी, मैं और डॉक्टर विकास हम दोनों ये सोच रहे थे कि ये सफ़र हमने जब शुरू किया तो हमें लग भी नहीं पा रहा था कि हम 50 पे कैसे पहुंचे और आज हम 51st एपिसोड में आ गए हैं। ये आप सबका सहयोग था, ये सब आपका प्यार था जिसने हमें कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक तभी टेल्स को सुचारू रूप से चलाने में सहायता दी। हम कहते हैं कि कभी-कभी तवी चुपचाप बहती है और कभी अपने भीतर सदियों की कहानी समेटे हुए बोल उठती है। आज तवी टेल्स के इस विशेष अध्याय 51 में हम जिस शख्सियत से संवाद कर रहे हैं, वह केवल एक कलाकार नहीं है, वह एक युग है। वह उस समय की साक्षी हैं जब मंच महीने में एक बार सजता था, रेडियो आवाज़ों का एकमात्र संसार था और अभिनय सिर्फ शौक नहीं, साधना हुआ करती थी। आज हमारे समक्ष हैं संतोष सांगड़ा मैम। 50 वर्षों से अधिक की रचनात्मक यात्रा, 200 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां, दूरदर्शन से लेकर सिनेमा तक और डोगरी साहित्य से लेकर भारतीय रंगमंच तक उनकी उपस्थिति अपने आप में एक इतिहास है। आज हम तवी टेल्स में उनसे मिलेंगे जिन्होंने अभिनय को चुना, उनसे मिलेंगे जो मंच पर डटी रही और उस कलाकार से जिसने समय को अपने साथ चलना सिखाया। मैम, वी आर रियली ऑनर्ड कि आज आपने अपना कीमती समय तवी टेल्स को दिया, डॉक्टर विकास को दिया, मेरे को दिया और हमारे श्रोताओं को दिया, क्योंकि मैम आपकी जर्नी कई लोगों के लिए एक, जिसे कहते हैं, हमें फॉलो करने के लिए अगर हमें कोई आइकन दिखता है, आप वो आइकन हैं फॉर डुग्गर, फॉर डोगरास। मैम, यू आर मोस्ट वेलकम टू तवी टेल्स एपिसोड 51। धन्यवाद। संतोष सांगड़ा मैम, आपका अपने प्लेटफॉर्म डोगरों के अपने प्लेटफॉर्म, जम्मू के अपने प्लेटफॉर्म तवी टेल्स पे हार्दिक स्वागत है। आज के दिन जैसे हम हर किसी डोगरा जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, उनकी लाइफ जर्नी, उनकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करते हैं, ये उसकी सेलिब्रेशन का प्लेटफॉर्म है ताकि दुनिया जाने कि जम्मू के डोगरों ने क्या क्या अचीव किया है, क्या क्या उनके लाइफ जर्नी, लाइफ की अचीवमेंट्स रही हैं। तो आज मैम ये एपिसोड आपको समर्पित है। आज हम आपकी लाइफ को सेलिब्रेट करेंगे, आपकी अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करेंगे, आपकी उपलब्धियों को बताएंगे पूरी दुनिया को कि आपने अपने जीवन में जो यात्रा है आपकी, उसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशंस रही और कौन कौन से पल आपके हाई, जो आपके यादगार पल हैं। हम उम्मीद करते हैं कि एक यादगार एपिसोड होने वाला है। तो मैम, हम स्टार्ट करेंगे आपके बचपन से। मैम, आपका बचपन उस दौर में बीता जब रंगमंच एक दुर्लभ अनुभव था। उस समय कला से आपका पहला परिचय कैसे हुआ? मैं पहले तो आपको नमस्कार करती हूँ, आपके प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम के बारे में मैं ऐसा कहूंगी कि किसी प्रदर्शनी या किसी मेले में हम गए हों तो वहाँ हमारे साथी खो जाते हैं, तो अनाउंसमेंट होती है कि जिनके साथी खो गए हैं वो नंबर 2 गेट पे आ जाए। लेकिन मैं कहती हूँ कि जीवन की भीड़ में खोए हुओं के साथी जो गुम जाते हैं, उनको उनके लिए कौन सा गेट नंबर 2 या 1 है, वो है हमारा ये प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम में हमें मतलब है कि जीवन के भीड़ में खोए हुओं के लिए कोई है तो ये है मंच, साहित्य हमारा। उसमें नाटक भी है, गीत भी हैं, कहानियाँ भी हैं, टैलेंट सब कुछ उसमें आता है। तो वो मुबारक हो आपको इस प्रोग्राम की, उसके लिए मैंने थैंक यही यू मैम। बोला कि जीवन की भीड़ में खोई हूँ, आपने ढूँढ लिया हमें, तो अगर कोई मंच है तो यही है। तुम्हें देख लेने से सब जान जाते हैं मुझे, मैं वो खोई हुई चीज हूँ जिसका पता तुम हो। यहाँ से शुरू। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो ऐसा है कि आपने प्रश्न पूछा है मुझसे कि उस समय रंगमंच को तो छोड़ो, मैं रेडियो में मेरे जीवन के 2 अनुभव रहे हैं, बहुत बहुत बड़े। एक रेडियो, दूसरा रंगमंच, अभिनव थिएटर।
एक ने इतनी पीड़ा दी कि मेरे मन की धरती जरखेज हो गई और उसमें कला का बीज पड़ गया। और दूसरी ने, मंच ने, शांत आकाश की तरह मेरी रक्षा की, जिससे मेरे मन की धरती में पड़ा हुआ बीज बहुत बड़ा पेड़ बन गया, उसमें फल फूल लगने लगे। ये शुरुआत है। मैं कभी रेडियो स्टेशन देखा नहीं था। मैं पहाड़ों में रही, पहाड़ों में जन्मी, वहाँ अपने पिताजी के साथ साथ रही। तो रेडियो में 90s में जब मैं आई हूँ, तब 75 में शायद मैं एक बार गई हूँ, वो जय शर्मा जी ने दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि मैं गई थी कुशल गायिका का सपना लेकर। मैं बहुत अच्छा गाती थी, पहाड़ों में, झरनों में नीचे बैठे-बैठे मैं गाती थी। सोचा कि रेडियो स्टेशन चली हूँ तो मैं गीत गाऊँगी। लेकिन वहाँ राज नारायण जी होते थे, अमरजीत जी थे, बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी आवाज़ है, तुम गाओ। लेकिन सिंह साहब ने जब ऑडिशन दिया तो मुझे असफल घोषित कर दिया गया। तो वो पीड़ा मेरे अंदर रह गई। कहते हैं कि बेगम अख्तर बीमार हो गई, तो कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर सका। एक डॉक्टर ने कहा कि इसको गाने की छूट दे दो, ये ठीक हो जाएगी। तो वो गाती रही, वो गाने लगी तो वो ठीक हो गई, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी उसे। लेकिन बेगम अख्तर को तो आज़ादी मिल गई, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही घुट के रह गई। फिर मैंने ऑडिशन दिया ड्रामा का। उसमें उन दिनों बाय चांस सुरजीत सिंह कौन से थे, राजेंद्र सिंह बेदी आए हुए थे। तो वो मंच पे बैठे थे। तो जब मैंने पहाड़ी डायलॉग एक बोल के सुनाया तो वो बहुत खुश हुए, बाहर आके कहने लगे, मक्खू कौन-सी है, मक्खू कौन-सी? मैंने कहा मैं हूँ, तो उन्होंने मुझे पास कर दिया। लेकिन ये ऐसे हुआ जैसे कोई प्यार किसी से करे और ब्याह किसी से हो जाए। तो मैंने प्यार संगीत से किया, लेकिन नाटकों से फेरे लेकर मेरा मेरा ब्याह हो गया। लेकिन प्यार की जो दर्द है, ठेस है, वो तो अंदर रह ही रही। लेकिन उस ऑडिशन में पास होने के बाद मेरे सुरों को पानी दे दिया। तो फिर मैं रंगमंच पे आई, रेडियो में आई। लेकिन रेडियो में कोई इतनी सफलता नहीं, फिर भी मैंने 2000 प्ले कर लिए। और सबसे पहला प्ले जब मैंने किया तब जो हमारे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये भी आए हुए थे। ये मुझे अब पता चला क्योंकि हमारे एक प्रोग्राम में आए तो उन्होंने कहा सांगत जी आपको याद नहीं है, हमने पहला नाटक आपके साथ किया था। मैंने कहा मेरा भी पहला नाटक वही था। तो लेकिन मुझे नहीं याद नहीं वो मेरे साथ थे, लेकिन उनके मुँह से सुन के पता चला कि उन्होंने भी मेरे साथ रेडियो में प्ले किया हुआ है। तो आज तो वो बहुत बड़ी शख्सियत बन गए हैं, लेकिन तो फिर भी उन्होंने कहा था तुम्हारी कोई किताब का विमोचन होगा, मैं आऊँगा ज़रूर। तो ऐसे मेरा रेडियो में रहा और उसके बाद में आगे फिर रंगमंच में। सबसे पहला प्ले जो मैंने किया वो था गोकुल चोर, यश शर्मा का लिखा हुआ, वो मैंने किया। तब ऐसी धूम मची कि शानी शानी नाम से मैं प्रसिद्ध हो गई। ये ओम गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझे शानी है कौन? फिर उसके बाद मैंने पागल का रोल किया तो पगली नाम से जानने लगी। फिर मैं सतीशन कुमार आनंद का प्ले किया तो ललिता पवार का मुझे टाइटल मिल गया कि तुम्हारे कोई बेटे को कोई शादी नहीं करेगा, इतना खूंखार साफ नहीं है। तो इस तरह से मेरा नाम चलता रहा। फिर मैंने अग दे बीज कृपाल सिंह कसाली का लिखा हुआ था, जो पंजाब में हिंदू सिख के साथ हुआ था, वही नाटक। फिर हमने चंडीगढ़ मोहाली में प्ले किया 84 में, जबकि इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी। उन दिनों वो प्ले किया तो वहाँ सुरजीत सिंह बरनाला ने मुझे ऑल इंडिया बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया। एक पीतल का मोर अभी सामने पड़ा है, शायद वो उन्होंने मुझे दिया। खुशी तब हुई जब सिक्योरिटी वालों ने कहा मैडम आपने तो हमें रुला दिया, हमें भूल ही गए कि हम करने क्या आए हैं। बहुत अच्छा पावरफुल रोल था मेरा। तो उससे फिर मैं चलती गई आगे। बहुत ही अच्छी जर्नी है मैम। देखिए, और लेकिन ऐसा ही कि कोई मैं आपको एक चीज बता दूं, हक जो है वो छीने जाते हैं, थालियां परोस के कोई नहीं देता। किसी घर में बाहर में किसी ने ये नहीं कहा कि तुम जाओ। क्योंकि मेरा सफर में 3 बच्चों की माँ थी, 23 साल की उम्र में मैंने पहला नाटक किया था, गोकुल चौर। तो उन दिनों बड़ी मुश्किल से कोई जानता ही नहीं था, कोई पहचानता ही नहीं थी इस चीज़ को कि कोई कहते थे नाचने गाने वाली, ये टाइटल मिलता था, फिर हमारे में नहीं करते। फिर शादी के बाद मैंने जो स्ट्रगल की है वो मैं क्या बताऊँ, लेकिन उसका बागी होकर मैंने किया सब कुछ, मैं आपको बता दूँ सच्ची बात। किसी ने मेरा सहयोग नहीं दिया कि तुम जाओ, जब मेरा वेलकम किया
14 साल की उम्र में मैंने चरैनी में एक ड्रामा किया था शकुंतला का रोल। मेरे फादर हालाँकि औरतों के हक के लिए लड़ते रहे, एमएलए रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि बेटे तुमने बहुत अच्छा काम किया, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो मैं खुद ही एक बेल की तरह आगे, आगे, आगे चलती एक धागे की ज़रूरत थी मुझे, धागा जो मिला मैं उसी सहारे आगे, आगे निकलती गई। ये रहा मेरा सफ़र रंगमंच का। तो इसमें मैंने इलाहाबाद में प्ले किया, वहाँ 10 एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। फिर श्री राम सेंटर में चरणदास सिंधु बहुत बड़े राइटर हुए हैं, वो आए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कहा कि डोगरा ही तेरे पंजाब भी नाच करता है, क्योंकि मैं पंजाबी में किया था। बलवंत गार्गी जो इंटरनेशनल राइटर था, उनका प्ले अलकाजी के सिवा किसी ने नहीं किया था, अभिसार का, वो मैंने किया। तो उन्होंने मुझे रिटर्न में मेरे पास कागज पड़े हैं उनके लिखे हुए कि तुमने बहुत हिम्मत की है, मेरा प्ले अभी अलकाजी नहीं कर सकता था, तुमने किया। तो बहुत कहते हैं सांझा चूल्हा में शूटिंग करेगी? मैंने कहा नहीं सर, मैं चोरी चुपके छुपाते काम करती हूँ। मेरी उड़ान इतनी ऊँची नहीं है कि बम्बई में जाके 2 महीने रहूँ और वहाँ जाके रोल करूँ। तो जोहरा सहगल ने वो रोल किया था सांझा चूल्हा। तो मुझे कहते थे क्यों टिमटिमा रही हो मोमबत्ती की तरह? फानूस हो, आओ इतने करोड़ों लोग तुम्हें देखेंगे। लेकिन मैंने नहीं किया। ये रहा है रंगमंच। फिर अच्छा मुंबई में किया हमने शहादत मंटो का खोल दो, वहाँ भी मेरा बहुत अच्छा रोल था, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर था। तो वो गंगा थिएटर में किया। इस तरह से चलते गए हम, चलते गए। नहीं मैम, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला कि आप बेल की तरह बढ़ती गई, कहीं फिर पर भी उस तरीके से प्रोत्साहन नहीं मिला जैसे कलाकार को मिलना चाहिए। मैं जगह-जगह कटती गई, लेकिन फिर आगे चल जैसे नींदों पर देखते हैं ना आप पत्ते लगे हुए जी, छोटे-छोटे, तो ऐसे ही बिना सहारे के नहीं तो मैं अपने बच्चों को सहयोग देती हूँ, मेरी बेटी बहुत अच्छी मीडिया में इस समय है दिल्ली में, तो वो नाटक करती रही, फ़िल्म करती रही, श्रीनगर दूरदर्शन में, लेकिन हमें मौका ही नहीं मिला। बहुत अच्छा एक बार वो इधर रमन मट्टू है एक, जो मिनिस्टर जी रहे हैं, उनकी एक फ़िल्म थी उसमें जूही चावला की माँ का रोल मिला मुझे। तो वहाँ किया है, लेकिन वो भी बंद डिब्बे में पड़ी रही, वो भी नहीं गई। नहीं। मैम, 1976 में रेडियो स्टेशन जम्मू से आपकी अभिनय की यात्रा शुरू हुई। जी, वह पहला मंच, पहला हाँ, संवाद आज भी आपको कैसे याद आता है? बस अच्छा लगता है कि हमने डरते-डरते उन दिनों लाइव हुआ करता था। रिकॉर्डिंग नहीं की जाती थी। 8-8 दिन हम करते थे, रिहर्सल करते थे, फिर उसके बाद वो करते थे। लेकिन एक आध बार ही हुआ है, बस उसके बाद वो उसमें करते रहे। आजकल तो डिजिटल में करते हैं, बड़ा अच्छा है। तो वो तो याद रहेगा है, क्योंकि हमने रेडियो से सीखा बहुत कुछ है। चाहे मैं कुछ भी कहूँ रेडियो से भी बड़ी पीड़ा दी, दुःख दिया, लेकिन ये कि हम आवाज़ का वॉल्यूम कैसे रखना है, कैसे करना है, थिएटर में काम आया। और दूसरा जो दुःख थोड़ा था कि हम इतना अच्छा नहीं कर सके यहाँ रेडियो में, कुछ गायिका नहीं बन सकी मैं। तो वो जो दुःख था वो मेरे आँसुओं के रास्ते अभिनय थिएटर में बहता गया। बहुत रोई हूँ, बहुत ऐसे-ऐसे प्ले किए हैं कि लोगों को भी रुलाया है। तो याद है सब कुछ। और इसी अभिनव थिएटर में मैंने 200 प्ले किए हैं, 200 प्लेस किए हैं। तो अभी भी लास्ट ईयर हमने इंदिरा गांधी का रोल किया था मैंने, तब दिल्ली से एमएलए और एमपी आए हुए थे वैष्णो देवी। उनके लिए यहाँ नरवार में है रेडिसन होटल, जी। वहाँ हमने किया। तो सब ने खड़े होके क्लैपिंग दी, बहुत खुशी हुई। चलो कहते हैं मैडम आप इतने अच्छे कैसे बोला आपने इंदिरा गांधी को, मैंने तो देखा भी नहीं इंदिरा गांधी को, उनकी स्पीच कहाँ करी थी। मेरे खून का एक-एक कतरा जब मैं बोली सब लोगों ने ऐसे खड़े होके क्लैपिंग की। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया मैम। मैम, आपने थोड़ा इस पर जिक्र भी किया। जब समाज में महिलाओं के लिए रंगमंच आसान नहीं था मैम, तब हुँ। आपने इस राह को चुनने का साहस कैसे जुटाया? उसकी मैंने प्रेरणा चुना कहाँ से नहीं, मिली आपको? चुना नहीं मैंने, कोई प्रेरणा दी नहीं, सिर्फ़ बागी हो गए, करते गए, चलते गए, किसी की परवाह नहीं की। मैंने लक्ष्मण रेखाएँ उल्लंघन की, सीधी बात।
क्योंकि उस समय कोई, मैं कहती यही कहते थे नचने गाने वाले, और फिर जहाँ मेरी शादी हुई वो तो कट्टर डोगरे हैं। अब आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे फिर भी खुशी है कि उन्होंने बहुत सहयोग किया। अभी हमारी फिल्म की खूबी मार जो आई उसके पोस्टर लगे थे, तो मैं डरते डरते अपने ससुराल में गई कि पता नहीं लोग मुझे क्या कहेंगे। तो मुझे कहते हैं, "वो देखो जी तुम्हारी फोटो लगेगी।" तो बड़ी राहत मिलती थी कि मेरे कितने कदरदान लोग हैं ये लोग। तो ये है कि पेरेंट्स की बजाय मेरे इन-लॉज़ ने मेरा बहुत साथ दिया, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत अच्छा है तो मैम। ओके। जब अ, मैं थिएटर में गई थी तो 2-4 लोग बैठे हुए थे, वो भी प्रभात लिखा हुआ करता था। तो उसने बाहर लोगों को बुलाना, आओ प्ले देखो, आओ प्ले देखो, आओ। तो इन दिनों कोई नहीं होते, अब तो भीड़ लग गई है, बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत सी लड़कियाँ आ रही हैं। लेकिन हमें कोई सपोर्ट देने वाला नहीं था, कोई उँगली पकड़ के आगे चलाने वाला नहीं था, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि डूबते सूरज की ओर दौड़ लगानी, वो लगाई। मैम वही कहते हैं ना कि अगर जिसको कोई उँगली पकड़ के नहीं चलाता, वो समाज को उँगली पकड़ के चलाना सिखाता है और सच है। आपने ये प्रूव किया, इतने आपने प्लेज़ में काम किया, रेडियो स्टेशन में काम किया, आपने मूवीज़ के अंदर भी आपने काम किया। हाँ, तो 5 मैम मूवीज़ की है मैंने, जी तो मैम। उसमें से तो मैम लकीर पुंछी में की थी। जी, लकीर सिद्धार्थ ने बनाई थी, पुंछी में थे। तो जब हरी थिएटर में लगे लोग बोले मासी आ गई, मासी आ गई। तो पुंछी में था वो, लेकिन कैरेक्टर रोल मैं करती रही। मैं ये नहीं, मैं क्वांटिटी में काम नहीं किया, जी मैम। कैरेक्टर रोल। तो जब सपना सपना गाज किया, तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि प्रोड्यूसर मेरे लिए लिखते थे। नरसिंह देव जम्वाल ने जब लिखा, जो स्टैचू बना है जी, कहाँ शालामार में, कौन-सा मंदिर है, शिव मंदिर, तो वो रणवीर हम लंगर हाल में किया था। तब मेरे पास कर्ण सिंह जी आए, तो मेरी महारानी का रोल था, तो महारानी के रोल क्या होता है? कुछ नहीं होता। तो मेरे पास आए, कहते हैं तुम कौन-सी भाषा बोल रही थी? मैं ऊना की बोली बोली थी उसमें। मैंने तो सफेदी करने वाले से सीखी थी, वो सफेदी कर रहा था हमारे घर, तो मैंने कहा तुम बातें करते रह मेरे साथ। तो मैंने जब बोली तो कर्ण सिंह मेरे पास आए, कहते हैं तुम तो मेरी संसारों देवी दादी लग रही हो आज। तो बड़ी खुशी हुई, पद्मा जी भी बैठी थी, पद्मा जी नहीं आई वो, लेकिन कर्ण सिंह जी आए मेरे पास कि आप क्या आते हैं, साकी तो आपकी हालांकि निकली भी है, इस तरीके की भाषा है वो। कांगड़ा, बसोली और कांगड़ा की मिलती जुलती है। बसोली की डोगरी है, वहाँ की थोड़ा पंजाबी मिक्स है। तो मुगलन के हाल में किया हमने, तो नरसिंह देव जम्वाल ने लिखा। फिर सखना सखना गास, प्रोफेसर मदन मोहन शर्मा, उन्होंने तो मुझे इतना मान दिया है कि मैं कहती हूँ उनकी आत्मा को शांति मिले, कि जब भी कोई ड्रामा लिखते थे संतोष सांगरा थे। तो हालाँकि मेरे अगेंस्ट, क्योंकि कौन जानता है, 0-0 तो मेरे पास वो थी, एक नहीं था, मेरा कोई पहचान ही नहीं थी। तो उन्होंने सपना सपना गाथ लिखा तो जेल खानी साहब थे। कहने लगे हमारे पास बहुत सी कलाकार हैं। कहते अगर संतोष नहीं करेगी तो मैं नहीं दूँगा। फिर जब मैंने किया 14 एपिसोड, गाँव-गाँव में तब केबल नहीं था, तो काफ़ी फेमस हुआ। लोग कहते थे कि आज बुड्ढी ने आना है। वो पहाड़ी लेडी का रोल था उसमें। तो जब मेरा वो रोल हुआ, तो आपको सच्ची बात बताऊँ, प्रोफ़ेसर साहब ने मुझे दूरदर्शन में बुलाया और कहा, "जेठानी साहब ये रही संतोष सांगरा। मेरा कद छोटा है, लेकिन ताई का रोल करके मेरा कद बहुत ऊँचा कर दिया।" तब मुझे लगा कि मुझे करोड़ों का चेक मिल गया। जो राइटर ऐसा बोल रहा है कि मेरा कद छोटा है, लेकिन इस ताई का रोल करके इसने मेरा कद बहुत ऊँचा कर दिया। तो मुझे बहुत खुशी हुई, लगा अनगिनत चेक मिल गए हैं मुझको। तो राइटर लिखते थे मेरे लिए, मुझे खुशी थी कि जितेंद्र शर्मा ने लिखा आप बस कमाल आई लव, तो उन्होंने भी कहा संतोष तुमने मेरा नाम बहुत ऊँचा किया है। ये हमने रेडियो में थिएटर किया था। हम जो जयरथ साहब होते थे। जयरथ साहब की जी कौन नाम था उनका, क्या था मैं भूल गई, स्टेशन डायरेक्टर। तो मैंने और किया उनका प्ले, बहुत अच्छा प्ले, कॉमेडी प्ले था। इस तरह से सफ़र चलता रहा हमारा। मैम आपके पिता एक सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्ति थे। हुँ। उनकी सोच और मूल्यों ने आपके कलाकार मन को कैसे गढ़ा? ना, उन्होंने कोई सहयोग नहीं किया। बिल्कुल, मैं साफ कहती हूँ। एक बार रामनाथ शास्त्री जी उनके पास आए थे कि तुम्हारे घर में हीरा है, उसकी कदर करो। तो मेरे पास मेरे पिताजी आए, मेरे से बड़ी ग क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। आयुर्वेद कॉलेज में मैंने इंटरव्यू दिया।
तो वहाँ पर सोबती हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया इसने, तो मैं बड़ी खुश थी। घर आई तो पता लगा कि मेरी सगाई भी हो रही है वहाँ पर, तो 2 मई को शादी भी है। तो मैं क्या, मेरा सपने सपने ही रहे, मैं सपनों में रही, वो नहीं पूरा कर सकी। तो उसके बाद मैं फिर पिताजी को क्या कहना, वो तो औरतों के हक के लिए लड़ते थे, एमएलए रहे हैं वो। जी। लेकिन मैंने साफ कह दिया, मैं अपने कई इंटरव्यू में कह दिया, मेरे माँ-बाप ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, बिल्कुल नहीं। दिया तो इधर भी तो किसी ने कुछ नहीं, पर लेकिन चलो फिर भी घर से निकाला तो नहीं ना कम से कम। तो मैं करती गई, अपने मन जो है दौड़ती रही, करती रही। विकास। पंजाबी, हिंदी, डोगरी, एक सीन मैंने बंगाली में भी किया था, 7 भूमिकाएँ थी मेरी। तो सत्यवती, कुंती, पता नहीं क्या-क्या था वो उसमें, तो एक था उसमें मेरे को वो सती प्रथा, तो उसमें बंगाली का एक सीन था। तो मेरे पास साड़ी बेचने वाला आया बंगाली साड़ियाँ लेके, तो मैंने कहा तुम मेरे से बोलो, खो, खो, खाको इस तरह का टोन पकड़ ली मैंने। तो फिर मैंने वो सीन भी किया। तब रामनाथ शास्त्री जी ने मुझे स्टेज पे आके मुबारक दी, मैं बहुत खुशी हुई कि तू डोगरी थोड़ी हो गया तो पंजाब बंगाली क्यों बोला करनी है। मैं भी ऐसे-ऐसे मैंने सीखा था। एक ही सीन था, ज़्यादा नहीं था। मैम ये तो कलाकार की पहचान है कि वो आपने जैसे बहुत अच्छे तरीके से बताया किस तरीके से आपने हर हुँ, ज़ुबान को किस तरीके से सीखा और उसको हुँ। यूज़ भी किया। देखिए, तो मैं गिलाफ चढ़ा के बात नहीं करूँगी कि मुझे उसमें आगे मेरे माँ गॉडफ़ादर थे, कोई मेरे वो था, मेरा कोई गॉडफ़ादर नहीं था। मैं जंगल में उगी। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। प्रदर्शनी में वही फूल जाते हैं जहाँ माली उनको नर्स करता है, उनकी कटिंग करता है, उनको खाद देता है, जगह देखता है, गमले में लगाता है। वो फूल प्रदर्शनी में जाते हैं। जंगली फूल कहीं नहीं जाते। वो पता नहीं कहाँ उग जाएँ, कहाँ उनको जगह मिले वो उग जाए। बीज तो सबके पास होते हैं, लेकिन किसान को पता होता है कौन से मौसम में, कौन से समय में मैंने बीज डालने हैं, वो फसल तैयार हो जाती है। मैं फसल नहीं बना सकी, मैं तो ऐसे ही जहाँ गिरी वहाँ उग गई, बस। ये कोई साधन वाला नहीं। मैम अगर अगर आप जहाँ मतलब आपने बिना किसी सपोर्ट के अगर आपने 200 से अधिक प्ले कर लिए, जी, 5 पिक्चरों में काम कर लिया और हाँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ और डॉक्टर विकास भी शायद यही सोच रहे हैं कि अगर सपोर्ट मिली होती तो हाँ, ना मैं जाने आज कहीं पे कहीं होती। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर भी मैम आपने अपने बलबूते पे इतना कुछ किया तो ये हम सब डोगरों के लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि वो हम आपका आज साक्षात्कार कर रहे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारे श्रोता आपके जीवन से सीख रहे हैं कि रेबेल होकर भी आपने किस तरीके से अपने पैशन और अपने हॉबीज़ को पीछे नहीं छोड़ा, जो काफ़ी हाँ, लोग फिर उसके बाद छोड़ देते लिखना हैं। शुरू कर दिया, हैं? हुँ। लिखना शुरू कर दिया, वो सारा दर्द जो अंदर से घुटन थी समाज को देखे-देखे। देखिए मेरी आवाज़ कौन सुनेगा, ना मैं वीआईपी हूँ, ना मैं कोई ऐसी हूँ कि मेरा कोई बहुत बड़ा नाम है कि लोग मेरी बातें सुनेंगे। मैंने मंच चुना था, और फिर जब मंच से उतरी तो उसके बाद मैंने कलम पकड़ ली। यानी उसी प्यार को, उन्हीं शब्दों को, हाथों को कैंची बनाकर पुनीत समाज की बनी कुरीतियों को मैं उनकी जेबें काटनी शुरू कर दी। मैंने अनगिनत कहानियाँ लिखी। वेदराज जी कहते थे, "तू दबी-कुचली औरतों की कहानियाँ लिखती है और उसके बाद उनको एक मुकाम पे पहुँचा देती है। कैसे? इतना दर्द कहाँ से लाती हो?" मैंने कहा, "दर्द मुझे विरासत में मिला। मेरी लेखनी से मिला और वहाँ संगीत से मिला, मंच से मिला, मंच पर मैंने बहुत से आँसू बहाए और उसके बाद जब देखा कि इतने लोग देख रहे हैं, लेकिन जब मैं लिखती हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है। वो अपने अंदर का जो दर्द है, सबकी पीड़ा को अपनी पीड़ा बनाकर, समाज की कुरीतियों को देखकर मैंने वो लिखती हूँ, तो वो कहानियाँ प्रसिद्ध हो जाती हैं। अभी एक कहानी मेरी किताब विचार औषध मेरी हिंदी के 2 निकली है, को अहम और विचार औषध, डॉक्टर साहब को भी दी थी मैंने वो जी, किताब, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। और एक मेरी किताब है को हम, तो प्रवेश दीवान जी हैं, उन्होंने कहा सांगरा जी, मैं आपकी किताब पढ़ के आप पे लिख सकता हूँ कुछ? रिव्यू मैं लिखूँगा। तो अक्षर से में उन्होंने रिव्यू दिया उस किताब का, और बहुत खुशी होती है कि ऐसे-ऐसे कदरदान लोग भी हैं, अगर मैंने स्ट्रगल की है, तो लेकिन अपने मन को सुकून तो मिला है ना, और कितने लोगों तक वो चीज़ें पहुँची हैं। विचार और से डॉक्टर साहब ने पता नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, लेकिन उसमें पूरे आने वाली पीढ़ी के लिए सब कुछ लिखा है।
और जी, धर्म के खिलाफ, धर्म की राजनीति बताकर मैंने क्या कुछ उस पर लिखा है, क्या उसमें नहीं लिखा है। लेकिन वही है ना कि 0-0 तो बहुत, एक नाटक संग्रह लिखा मैंने, 6 नाटक लिखे हैं उसमें। तो उसमें भी प्राइड मिला, औरतों पर, मानसर पर लिखा, यहाँ के हम वासी हैं, मानसर मेरे पिताजी वहाँ ही रहने वाले थे। तो मानसर झील पे मैंने पूरा का पूरा नाटक लिख दिया है। अपने पिताजी की जीवनी पर पूरा नाटक लिख दिया है। तो ये सब है कि उससे लिखने से सुकून मिलता था मुझे। तो मैंने 7-8 किताबें लिख चुकी हूँ इन 8 साल में, 10 सालों में। तो एक अभी और लिख रही हूँ, अनूठा कमल, ये मेरी 10वीं किताब है। तो ऐसे मेरा सफर चलता रहा है, अपने मन को सुकून देने के लिए। बहुत बढ़िया। मैम जैसे अजय जी ने अभी जिक्र भी किया कि आपने 200 से अधिक नाटकों में अभिनय भी किया। ऐसा करते हुए मैम क्या मंच भी कभी आपका घर बन गया था? बिल्कुल, बिल्कुल। अब भी कोई पूछे तो मंच में सुकून मिलता है कुछ, पता नहीं क्यों। अब आप सोच नहीं सकते कि जब मैं लास्ट में बहुत बीमार, हेड इंजरी हो गई तो बहुत बीमार थी। तो उस समय जब डॉक्टर ने पकड़ा तो मैं इंदिरा गांधी की स्पीच पढ़ते-पढ़ते जा रही थी। तो वो उन्होंने इंजेक्शन देके मुझे बेहोश किया, फिर वेंटिलेटर पे डाल दिया। 2 साल, 6 साल की बात है। तो वो डायलॉग मेरे अंदर थी, जो कि मैं उस समय भी बोल रही थी, बेहोशी की हालत में बोल रही थी कि मेरे खून का एक-एक कतरा, जब बोल रही थी वो नेचुरली। तो जब मैं होश में आई तो डॉक्टर साहब को बोला, मैंने कहा आज क्या है? मैं 21 तारीख है। उन्होंने कहा देखिए, मैंने कहा कि मैंने कहानी पढ़नी है। तो बड़े हैरान थे कि ये क्या चीज़ है? जिसको वेंटिलेटर से उठ के कह रही है आज मैंने कहानी पढ़नी है। तो ऐसे उन्होंने यही कहा था, करिश्मा हुआ है आपके साथ। मैंने कहा शायद मेरे अंदर ये खजाना भरा था, उसी ने मुझे दोबारा जन्म दे दिया है। 4 दिन के बाद मैं कोमा से निकली हूँ। तो बिल्कुल, तो बिल्कुल ठीक ही है मैम, इसका मतलब ये है कि जो डॉक्टर विकास ने भी कहा कि मंच आपका घर बन गया है और आपके अंदर बिल्कुल घर एक कलाकार जो है, कलाकार हुँ, आप बेहोशी में भी थे, तब भी आप खाली कला के हाँ, बारे में सोच रहे थे। कला के बारे में सोच इससे रही थी। अधिक पैशन मैम क्या हो सकता है? इसी जी, से जी। साथ मैम हम आते हैं अगले जो दूरदर्शन के शुरुआती दौर से फिर हुँ, डिजिटल युग तक की आपकी यात्रा। एक कलाकार जी, के रूप में मैम आपने इस बदलाव को कैसे अपनाया? क्योंकि आज भी मैम आप डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही आप अपना कीमती समय हमें दे रही हैं। तो आपने जी। मैम उस समय, उस युग से शुरुआत की थी, जो आकाशवाणी, दूरदर्शन और आज तवी टेल जैसे प्लेटफ़ॉर्म और उससे पहले भी आप डिजिटल युग की यात्रा कर रही हैं। तो आपने इन जी। बदलावों को कैसे अपनाया मैम? ज़बरदस्ती अपना लिया बस। देखिए एक जुनून होता है, जुनून के बिना आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते। जब कोई होश में आत्महत्या नहीं करता। जुनून था अंदर कि ये करना है। क्योंकि मैं उन औरतों में नहीं थी कि सूट साड़ियाँ पहन के, ये टीवी लगा के या पिक्चरें देख के खुश करना। ना मेरी कोई सखी सहेली, ना मंदिर में, ना किट्टी पार्टी में कोई नहीं, मैं अकेली रहती। और अकेले में अपने किरदारों से बातें करती रहती। और बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। साहित्य अकेडमी में मेरी एक कहानी को ट्रांसलेट किया कश्मीर से राजा में लगी है, डीप वेल। तो उन्होंने कहा था मुझे कि सांगरा जी आप कैसे कर लेती हैं ये सब कुछ? मैंने कहा मेरे अंदर कोई, जैसे होती है ना कोई आत्मा अंदर घुस रही है, तो वो उस इस रोड से निकाल के उसी में रखा है मुझे। तो मैं दिन रात उसी में खो जाती हूँ। बस अपने लिखने में। मैं आपको 2 सुनाती हूँ। जी। रहे नादान के नादान होशियारी नहीं आई, रहे नादान के नादान होशियारी नहीं आई, अदाकारों में रहकर भी अदाकारी नहीं आई। अपने जुनून में रहती हूँ, अपनी आन में रहती हूँ, अपनी शान में मैं चलती हूँ, इसलिए कोई बीमारी नहीं। वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम। इसमें भी एक मैम वो भी एक गजल है इन्होंने गाई हुई, गुलाम अली ने, अपनी जी, धुन में रहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा हूँ, हो पिछली रुत के साथी, अब के बरस में तन्हा हूँ। हाँ। तो बहुत बढ़िया मैम। मैम सखना सखना घास जैसे ऐतिहासिक धारावाहिक का हिस्सा बनना आपके लिए क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है। सबसे बड़ी बात है कि जो प्रोफ़ेसर मदन मोहन शर्मा मेरा देंगे हैं मान-सम्मान, वो मैं मज़ाक करते थे रेडियो में, अच्छा मदन मोहन शर्मा का प्ले आया, कांगड़ा जी होंगी इसमें? तो
पहले बोलते थे, रेड पेन से लिख के जाते थे, बहुत खुशी होती थी मुझे इस चीज़ की। तो सतना सतना दास वो एक तो फेमस बड़ा हुआ। मैं बहू किले में बाबा जा रही थी, तो एक आदमी कहता, ऐसे रुको रुको, मैं रुकी, कहते हैं बात सुनो, आप दुर्गी ताई तो नहीं थे उसमें बने होते, सतना सतना। मैंने कहा हाँ। कहते आपको बताऊं, औरतें सारी आ जाती थी, आज बुढ़ी ने आना है, आज बुढ़ी ने जरूर आना है। उसमें था भी वो पहाड़ी बोली, तो मुआ का फूल पंजवारी मारा पे आने की, ऐसी बोली थी, वो लोगों को पसंद आ गई होगी शायद। गाँव पुत्र जब में बुआ, वो अपने हथे मुआई बैठी, एक लामा तुरिया, ते दुआ लिया, रंडा ने दुम्बड़े कन्ने जुटिया, ये मोरी दी सुध गए बोलिया। तो इस तरीके से डाल, उनको पसंद आती होंगी कि कौन सी भाषा बोल रही है। डोगरी, जम्मू की डोगरी तो है नहीं, डोगरी तो बहुत मीठी बोली है, हाँ कहने में है खंड मीठे लोग डोगरे, लेकिन जी डोगरी सही बसोली में बहुत जी मीठी है। बुआ से तू क्या है, तो बुआ तू मीठी, तू का तू मीठी ना पहचान था। तो इस तरीके की ये है हमारी डोगरी। मैम, मेरा जन्म स्थान बसोली है और अजय जी का ननिहाल बसोली है। अच्छा अच्छा। दोनों बहुत बसोली बहुत कनेक्शन वाले होस्ट हैं आपके। मैंने बस इसी नाटक में बसोली बोली है, बहुत से नाटक, बहुत नाटक। अभी भी लोगों को याद है कि ये वही, मैं किसी को बोलती हूँ, वहाँ ही आपके नारायणा में ही मुझे एक लड़की ने कहा, नर्स के ऊपर क्या थी वो कहती थी, तो मैंने कहा बुआ तू क्या है, कहती भाई किसकी है बोल दो सारी बोली, मैं तो कहा बसोली में है। मैं बड़ी हैरान हुई। बुआ तो कदें दस बारे पहले दिखती ना मिकी, ते तां तो की पता लगना जे उनको ना, मैंने ऐसे कहा उसे। बहुत बढ़िया मैम। मैम मैंने पंजाबी पंजाबी में भी किया, और जी, पंजाबी में वो जो, मैं आपको अपना एक डायलॉग बता देती हूँ जी कि मैं सोची सी कि अग दे बीच ਜਿਹੜੇ हिंदू सिख को मार देता है, दोनों बच्चे मेरे मारे। मैं सोची सी कि सुरजीत का ब्याह करावांगी, हत्थां ਨੂੰ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਰੰਗਾਂਗੀ, पर आज अपने ही लहू नाल रंगेगे ना हाथ। लोग कह दियो लोकां नू कि अग दे बीज ना बीजन, ना बीजन अग दे बीज ना बीजो, जिसमें किसी माँ के सीने चो बर्छी पार हुंदी है, बड़ा दुख हुंदा है। ना बीजो आगे देखो, मेरी गीता पैरां च रुल रही है, आज ग्रंथ साहब बेबस पे होए। ये था पंजाबी में। बहुत बढ़िया। बहुत ही मैम संवेदना से भरा हुआ ये आपका डायलॉग था, और आप भी काफ़ी मेरे स्टोर इमोशनल होंगी क्योंकि आपके दिल के काफ़ी करीब लगता है मैम ये सीरियल जो आपने मंचन वहाँ किया पर था। चंडीगढ़ में एक आवाज पेपर निकला था, उन्होंने कहा हम आपका इंटरव्यू करेंगे। मैंने कहा वो डोगरी हिंदी में कर लीजिए, पंजाबी में। कहते आपको बठिंडे की सरदार नहीं लग रही थी तुसी ते, तो तुसी पंजाबी नहीं बोल सकते ना, डायलॉग से जुड़ी थी मैं, तो इसलिए मुझे वो बोल तो पाई मैं। राइट। मैम इसी के साथ बाबा हम जी आगे को आते किया। हैं कि मैम डोगरी, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, पुंछी, बंगाली इतनी भाषाओं में काम करना आपकी संवेदनाओं को कैसे समृद्ध करता है? एक तो मैम हमने अभी देख ही लिया कि पंजाबी में आपने कितने संवेदनशील तरीके से आपने डायलॉग की डिलीवरी दी, जो आपने मंचन किया होगा। बट इतनी लैंग्वेजेस को मैम कैसे संजो के आप रखती हैं और शौक शौक है। अभी हमने एक वो किया था, बलजीत राणा का लिखा नाटक था पृष्ठभूमि, इन रफ साइलेंस में बड़ा बोल्ड रेड लाइट एरिया में जो लेडीज बैठती हैं, वो रोल था मेरा। तो उसमें अपना बेटा एक सड़क से उठा के लाई थी, तो मैंने उसमें भी किया, अरे उठाई गिरा रे, तू आज हमारी बेटी, हमने तुमको अपना बेटा माना, और तुम आज हमारी बेटी के लिए ग्राहक ला रहा है। अरे नहीं चाहिए हमें पैसे वाला पार्टी साला। तो क्या सोचता है, जो औरत अपनी बेटी को बचाने के वास्ते अपने हस्बैंड का मर्डर करवा सकती है, साला तेरे को उसको उसकी दलाली खाने के वास्ते कैसे जिएगा रे, कैसे जीने देगा रे तुझे। ये तू सुने तू बंदेयो भाषा में, बेटी के लिए ग्राहक लेके आता है बेटा,
तू तो उठा ही गिरा रे साला, तुमको हमने अपना बेटा बनाया, आज तुम्हारी बेटी के लिए ग्राहक लाता है, साले नहीं चाहिए हमें। ये उसने कहा, "ये अपना बाकी की पूरी तरह बम्बैया रही है, बहुत सारी पतली गली से निकल जाओगी, लेकिन कोशिश की। ये तो किसी से नहीं सीखा था, ये तो किसी से नहीं सीखी थी। ये बहुत बहुत फेमस, बहुत बोल प्ले था ये कृष्ण। मैम, अभिनय के साथ लेखन, काली गंगा से लेके मैं होले तक, कब महसूस हुआ कि शब्द भी आपके मंच हैं? शब्द इसलिए कि ऐसे तो जब हम मंच पर होते हैं तो हजारों लोग देख रहे होते हैं, हमारे साथ जुड़े होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तब हमारे आसपास कोई नहीं होता, वही Yes. किरदार होता, वही किरदार होते हैं जिनको हम लिखते हैं। काली गंगा में कुछ इस काली नाम ही पहले काली गंगा कैसा है, गंगा काली नहीं है, लेकिन उन देखिए क्या कहते हैं, अकाल खाली खेतों खलिहानों में नहीं पड़ता, इंसान की इंसानियत पर भी पड़ता है। ये वो औरतें हैं जिनके शोषण हुए, तो उसमें मैंने लिखा कुछ काली गंगा काली हो गई, कुछ 2 बूंद पानी के लिए तरस रही हैं, कुछ बहने के लिए तैयार। तो उसने काली गंगा में बड़ी दर्दनाक कहानियाँ की, अंतर्मने दी कैद, यानी उस ऐसी कहानी है वो अंतर्मने दी कैद कि ना कोई हथकड़ी है, ना जेल है, ना कोई वो है, लेकिन सिर्फ अपने अंतर्मन में ही वो कैद। वो सारी कहानियाँ ऐसी हैं, नेताओं पर कहानियाँ लिखी मैंने। पंडित मंगतराम जी ने कहा था कि तू हमें नहीं बुलाती, मैंने कहा सर जो प्ले मैं करती हूँ ना, मत जो ना पहुंचा सदन तक, आपको कौन वोट देगा। जो मैंने नेताओं को भेड़ा है, अगर वो देखेंगे तो आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो मैं कैसे आपको बुला सकती हूँ। हाँ, ना हंसने गाने वाले होंगे तो मैं आपको प्रोग्राम, मेरे नाटक ऐसे हैं नहीं, मत जो ना पहुंचा सदन तक। तो मैं लोगों झोंपड़ी वाली बोली बोल के मैंने कहा कि इनको लंबी लंबी गाड़ियां है तो इनको वोट मत देना। तो मैं आपको कैसे चीफ गेस्ट बना सकती हूँ, क्योंकि माँ का घर हमारा, मेरे पापा का घर पास पास है, 42-45 नंबर से, तो उनका आना जाना काफी था। तो वो कहते थे कि देवदास जी आपकी लड़की सबको चीफ गेस्ट बनाती है, लेकिन मुझे कभी नहीं करती। तो तब ये कहा था उनको, तो अंतिम माने थी क्या। अच्छा, अब मेन होल पे आ जाएगी, तीन तीन कहानी संग्रह होती है। तो जो मेरी शिराजा में छपी है वो हिंदू पाकिस्तान की है, कि एक माँ है, खड़ी है, तो कुछ जड़ें जो है पेड़ की पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में, दोनों के बेटे, एक पाकिस्तान का बेटा है, एक हिंदुस्तान का, उसी माँ का। बड़ी दर्दनाक कहानी। तो मैं कहती हूँ कि देश बांट लिए आपने, सब कुछ बांट लिए, खेत बांट लिए, लेकिन जड़ों को कहाँ छोड़ोगे। वो तो पाकिस्तान में भी है, हिंदुस्तान में। तो वो कहानी इंग्लिश में ट्रांसलेट राजा में छपी है। तो मेन होल में सब औरतें, देखिए आप सड़क पर चलते चलते देखते हैं कितने मेन होल बने होते हैं नाले के ऊपर, लेकिन सभी टूटे फूटे नहीं होते, सभी उसमें गिरते नहीं है, लेकिन मैंने वो औरतें गिराई हैं और गिरा के एक मकाम पर पहुंची है। तो इसमें लिखा है मेन होल, तीन कहानी। शब्द ऐसी है कि मैंने कोई एनजीओ नहीं रखा हुआ है, तो मैं कहीं बड़े बड़े होटलों में जाके मैं लेक्चर नहीं देती। मैंने अपने आसपास का जो माशरा है अपने गांव में देखती हूँ, अगर अपनी स्त्रियों का सुधार लाना है तो अपने गांव में देखो, तो चूल्हे चौके तक हैं, जो बड़े बड़े शाह की हवेलियों में हैं, उन औरतों को देखो, सोने चांदी की जंजीरों में जकड़ी हुई है, लेकिन अंदर खोखली है, सलाखों के पीछे है। तो उनको देखो, उन पे कोई कोई नहीं जाता उनको देखने के लिए, करने के। तो मैंने वो कहानी में दिया, दहेज प्रथा पर लिखी है, भ्रूण कथा पर, भ्रूण हत्या पर लिखी है कहानी, दहेज प्रथा पर। लेकिन दहेज प्रथा पर लिख के तो फिर मैंने वो नहीं किया है कि दहेज मांगा नहीं है किसी से, ऐसे ही। तो ये सब चीजें दिखावे के लिए नहीं लिखी, इनमें अमल भी किया। बहुत डीप है मैम आपके। आई थिंक जितने भी आपने अभी चीज़ें बताई हैं, तो हर एक समाज के लिए मैसेज भी है। काली गंगा, एक तो नाम आपने इतना सोच के इसको रखा, और इसके शीर्षक के साथ-साथ जो इसके अंदर कंटेंट आपने जो बताया, मैम, वी आर रियली, रियली ऑनर्ड मैम कि इतनी आपकी डीप थिंकिंग और आपने जो लिखा उस पे अमल भी किया।
क्योंकि कई बार क्या होता है मैम, खाली आर्टिस्ट काम करते हैं, आर्टिस्ट लिखते हैं, लेकिन वो उसी दायरे में सिमट कर जब बाहर आते हैं उस रोल से, तो वो हुँ, समाज में उनकी छवि डिफरेंट रहती है कंपेयर टू जो उन्होंने लिखा है या जिसका मंचन किया है। लेकिन आपने उसको ही अपने जीवन में भी आत्मसात किया है। मैम, ये बहुत ही सराहनीय है, और तभी टेल्स की तरफ से मैम आपको बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप जैसी एक शख्सियत से आज हम बात कर पा रहे हैं और आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। मैम, इसके साथ ही बिल्कुल एक लंबी डुआरी आपने जी, एक आत्म कथात्मक धारावाहिक को लिखा। मैम, उसको लिखते समय अपने जीवन को, बिकॉज़ ये एक रिफ्लेक्शन थी, अपने जी, जीवन को दोबारा जीना कैसा अनुभव हुँ। था? ये तो मैंने देखी सुनी कहानी थी, ये कहानी। कोई बाहर से नहीं आई कहानी, मेरे अंदर की कहानी है। मेरा अपना ही भाई था, तो उसकी डेथ हो गई थी, उसका मर्डर हो गया था किसी ने। तो वो एक गुड़िया, और उसकी जो फ़िल्म बनी है, वो जो टाइटैनिक की गुड़िया नहीं है, मैं चाहती थी इस तरह से कोई गुड़िया आए वो बोले। लेकिन दूरदर्शन वालों ने वो नहीं किया, पद्मा सचदेव ने पसंद की थी कहानी मेरी, तो उन्होंने कहा था कि इस पे फ़िल्म 2 एपिसोड बनाए जाए, तो दूरदर्शन ने बनाई। तो वो कॉम्पिटिशन के लिए गई थी, एक ओम गोस्वामी की कहानी थी गाय, और कर्फ्यू था डॉक्टर मनोज की कहानी, और तीसरी मेरी कहानी गई थी सिलेक्शन के लिए थी, लंबी गाय। तो उसमें बेलगाँव में और कहाँ दिल्ली में ये कहानी इसी भाषा में ट्रांसलेट हुई है, और वो आई है कहानी। लेकिन अवार्ड मिला था डॉक्टर मनोज को, कर्फ्यू पर, उसकी फर्स्ट आई थी कहानी। तो उनको स्वामी की और मेरी नहीं थी। तो लंबी दावी देखी सुनी, तो एक दर्द था मेरे अंदर, वो मैंने तो एक बुढ़िया और उसको ना क्या होता है, तोता, जो कि पेड़ पे बैठा हुआ है, तो उससे उससे संवाद है उसका सारा। सब बहुत अच्छी कहानी थी लगी, पूरा संवाद उसके तोते के साथ है। वो बुढ़िया मर भी जाती, तोता आम के पत्ते तोड़ तोड़ के नीचे फेंकता रहता है कि उसका कफन डाल दे। तो फिर उसने बताया है कि आम का नाम क्या था उस औरत का, ये मुझे याद नहीं आ रहा है कि अम्बो, अम्बो। वो कहते हैं कि अम्बो नाम क्यों रखा है माँ तेरा? तो वो कहती है कि अम्बो को जो है कलश में रखे जाते हैं पत्ते इसके, तो बहुत पवित्र है। कलश में रखे जाते हैं और बाहर बांधते हैं डोर पर, दरवाजे पर, क्योंकि ये हरा-भरा रहता है, इसके पत्ते कभी गीले नहीं होते। सदाबहार, मेरा घर वाला मुझसे सदाबहार कहा करता कि तेरा नाम अम्बो नहीं है, क्योंकि माँ कहती थी, डोगरी में सुनाऊँगी, अम्बो ते है पर अम्ब ते लगना दूर है, अबूर हुई पिया, बच्चा नहीं ना हुआ कोई भी इसको। तो वो कहता है कि नहीं तू सदाबहार है, उसका हस्बैंड कहता है कि इन पत्तों, ये कभी पत्ते पीले नहीं होते आम के, हर पेड़ के पत्ते पीले हो जाते हैं, आम के नहीं होते। इसीलिए इसको कलश में नवरात्रों में रखा जाता है, शादी-ब्याहों में रखा जाता है, और फिर दरवाजे पर भी इसकी वो डोरी बाँधते हैं, क्या कहते हैं, बाँधे। तो तू सदाबहार है। तो ऐसी दर्दनाक औरत की कहानी, उसका बेटा तो बच्चा कोई है ही नहीं, तो वो उससे बातें करते-करते मर जाती है। बहुत प्यारी है, यानी पद्मा सचदेव को पसंद आई तो इसका मतलब अच्छी थी। तो उन्होंने कहा इस पे फ़िल्म बनाओ, तो एपिसोड बनाओ, और एक मैंने बनाया था, एक पर क्षमा बदलेगा, प्रोफ़ेसर मदन शर्मा का था, वो भी 2 एपिसोड बनाए थे अपने ही मैंने मदर हिरेला ने रोल भी किया, और मैम, इससे पहले हम अगले प्रश्न पे जाएं, आपके कोई फेवरेट डायलॉग्स जो हमारे दर्शकों को आप सुनाना चाहें किसी भी भाषा में जो आपके दिल के करीब हो? बताइए कौन सी, डोगरी बोलूँ, हिंदी बोलूँ, पंजाबी डोगरी, डोगरी। बोलूँ? मेरा नाम अक्खू है, तो मरो जिस वेले आऊं जम्मी ना, तो पिछवाड़ लगे दी पोरे दी मक्खी मारी अम्मा की थोड़ी खाता, कि पोरे दी मक्खी छडरे दे मारी अम्मा ने ना रखिया मक्खू। बुआ तुसी केस ते 10 वरे पहले मिल गई ना तुकी, तां तुकी पता लगना ये मक्खू कौन है। हुन केस सुनाने इस बुड्ढी ने, इसके लिए उनकी तरफ पास लांदी ना टिब्बे पर बई है, ठीक?
राह चलते लोग घोड़ा रोकी ऊपर आई इनके गाय गई मारा शंका भी कर रहे। इसमें एक डायलॉग होता भी है, उसका अपना ही पति होता है, लेकिन छोड़ के चला राम सत मंजरा बड़ा हो तुमके दर्शन होइए मारा जन्म सफल होइए। पता नहीं कुछ खलरू चपूक निकली जा। चलो बड़े बच्चे बड़े मारी पूरी दे हो रही अपनी असल कीमता को नहीं डरिया हो सकती भी है ते अब आंदी नहीं जिस वेले मेरी कुड़िया का ब्याह जुड़ गया ना तो एक रुका मुझे भी लिखी तू डरिया नहीं तो भला मान से बड़े लोग बताऊं टिब्बे पर नहीं है अपने सीधे स्वागे दी पाख लाई है। ये था प्रदर्शन मदन शर्मा का एक प्रशांत बहुत बढ़िया। तो हिंदी का भी सुना देती हूँ आपको जी। मैं। तो दिमाग में नहीं आ रहा था उनका दिमाग में। अगले प्रश्न के बाद सुनते हैं मैम। अच्छा मैम, इतने अच्छा सम्मान और पुरस्कारों के बावजूद वह कौन सा क्षण है जिसे आप अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हैं? देखिए हाँ वो मानती हूँ। मैं अभी साल का किया तो मैं जम्मू में तो बड़ा हाहाकार मचा कि तुम बोल प्ले करते हुए मैंने बनारस की वेश्या का रोल भी किया, रेड लाइट एरिया का भी किया, सब किया, हर तरह के रोल किए, एक सीधे करेक्टर नहीं किया आगे का करते। मैं गई थी क्या नाम था उनका जो नाम दे रही हूँ मैं, जो इंटरनेशनल राइटर है अभी साल का के, अभी मैंने आपको बताया पहले कि बलवंत गार्गी। जी। जी। हाँ बलवंत गार्गी। तो उनके घर गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इतने लोग आए लेकिन मैं कभी किसी को घास नहीं डाली आए जाए जाते उन दिनों साझा चूल्हा की वो हो रही थी क्या नाम उसका कास्टिंग हो रही उत्तरा बापर अलगाजी और जोहरा सहगल की बैठी थी। तो कहते बीमार है जोहरा सहगल तुम रोल करो इसका। तो मैं जब उनको सीन करके दिया जो भी है उन्होंने मेरे पास रिटर्न में लिखा पड़ा मैं कभी दिखाऊंगी आपको। तो उन्होंने कहा संतोष जहाँ भी कोई प्ले करेगी रानी बलवीर को भी चंडीगढ़ उसको फोन किया कि संतोष सांगड़ा का गाजी प्ले करो मैं आऊंगा देखने। तो मैं भी सीधी सादी मैंने कहा सर आप जहाज पे आएंगे कि ट्रेन से वो मैं आपको एसी का किराया दे दूंगी। बोला कौन समझी मेरा जब क्या मैं बोल दी उनको कुछ चलिए तू सच्ची से सच्ची कलाकार है लेकिन इस तरह गला करती तो बैठ ले मेरे सिर पर हाथ रखा उन्होंने। और जब मैं बाहर गई तो मुझे नंगे पाँव वो छोड़ मैंने कहा सर आप चप्पल तो पहनिए। उन्होंने जो बात कही मैं कभी नहीं भूल सकती। अपने अदीबों को मैं ऐसे ही विदा करता हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत खुशी बढ़िया। हुई ऐसी बहुत खुशी कि तेरी जैसी कलाकार जो सच्ची सुची है मैं तेन नंगे पाँव छटना मांगा बड़ी खुशी हुई इसमें। ये पल तो जो एक प्रकार से मदन मोहन शर्मा का डायलॉग मेरा कद छोटा है इसे मेरा कद बहुत ऊंचा कर दिया एक देख बलवंत गाय इनका भी बाबा जीतो को मैंने चंडीगढ़ किया था बेशक आज वो पद्मश्री नहीं हमें जानते हैं बात अलग है। लेकिन उन्होंने एक ही रात में मैंने वो प्ले किया था ट्रेन में से 17 सेक्टर में था तो हमने जोजा का रोल किया। शर्त रखी थी जम्मू में आकर मैं करूँ उन्होंने किसी तौर पर ठीक है। मैंने स्टेज प्ले में किसी से एक पैसा भी नहीं दिया सिर्फ दूरदर्शन रेडियो पे पैसे दिए बाकी अपने 200 प्ले में से कोई कह दे मुझे कि उसने सिंगल पैसा नहीं दिया नहीं। चलो मेरे मन के सुकून के लिए है लोग गीता पढ़ते हैं पूजा पाठ करते हैं बड़े बड़े काम करते हैं। मेरा यही दान है कि मैं समाज को अब इस आईने किस धरती पर दस्तखत करते जाऊँ बस। बहुत बढ़िया मैम। और ये आपका कला की तरफ समर्पण दिखाता है मैम कि आप कितनी अपने
डिफरेंट किरदार करने के बाद, अपने मंच पे जाने के पश्चात भी आपने अपने लिखने का जो पैशन था, उसको भी कंटिन्यू किया। जी, मैम, हम अपने पॉडकास्ट के अंतिम चरण में आ गए हैं और इसमें मैम, जो युवा हैं इस समय, जो कलाकार बनना चाहते हैं, उनके लिए मैम आपका इतना अनुभव है इस क्षेत्र में, आप उनको क्या सलाह देना चाहती हैं? धैर्य के बारे में क्या बताना चाहती हैं? क्योंकि इसमें पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट है इस फील्ड के अंदर। जी, तो जी, आप क्या सलाह देनी चाहती हैं एक युवा कलाकार, जम्मू के युवा कलाकारों को? जी। देखिए, बहुत अच्छे कलाकार हैं, लेकिन इनमें वो चीज़ नहीं है। देखिए, पहले तपना पड़ता है। एक बीज है, उसको भी धरती की तपश सहनी पड़ती है। बच्चा भी 9 महीने के बाद होता है। लेकिन आजकल क्या है, इतना फ़ास्ट चल रहे हैं कि हम फटाफट दिलीप कुमार बन जाएँ, जब अमिताभ बच्चन वो नहीं बन, मीना कुमारी नहीं बन पाएगी। आँसू बहाने से तो मीना कुमारी नहीं बनी। लेकिन उसके लिए मेहनत, तप, जप सब ज़रूरी होता है। वो इन लोगों में नहीं है। मैंने किसी भी कलाकार में नहीं देखा, जो हमारे नए-नए आर्टिस्ट आ रहे हैं, उनमें नहीं है। खाली सजावट है। अभी कल मुझे एक वहाँ यूनिवर्सिटी में एक लड़का मिला, जो मैंने आपका देखा था कि नाटक आपने वो लगाया था सफ़ेद फीता माथे पे, और अपनी बहू को इतना, तो मुझे नाम बताओ, भूल गई हूँ कौन-सा। तो कहता है, मैंने कहा बहुत से लोग आ रहे हैं आजकल ऐसा। कहता है, क्या आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं? ऐसे तर्क भर्क जर्क वो करके वो हो रहा होता है आर्टिस्ट। कुबड़ी बनो तो ना बिल्कुल वैसे चलो। मैं अंधी भिखारिन का रोल भी किया हुआ है। तो कहता, मैंने आपके वो देखे हुए हैं, तो मैं कैसे कहूँ कि वो। तो ये कि लोग इतने तेज दौड़ने वाले हैं कि ना इनमें सब्र है, ना इनमें वो चीज़ है कि हम कुछ मेहनत करें, वो नहीं। हाँ, ठीक है, फिर भी चल रही है। हमारी तरह नहीं है कि दीवार पर लगी तस्वीर हूँ कोई, जानते सब हैं पहचानता कोई, जानते सब हैं पहचानता कोई। बहुत मेरा बढ़िया। लास्ट ईयर अवार्ड के लिए गया था, मैं पहली बार वहाँ पर। मुझे लोगों से बहुत अवार्ड मिल गए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो मेरे नाम तस्वीरें लिखते थे, मुझे बहुत मिल गए। मुझे नहीं चाहिए। विनोबा भावे कहते थे हैं, इनाम तो वो पका हुआ फल है, जो किसी भी राहगीर के चलते झोली में गिर जाए। तो लास्ट ईयर मैंने भरा, तो मुश्ताक अली सुंदर से मुझे कहते हैं कि आपका बड़ा बेटा पढ़ के तो बड़ा हैरान हो गया, ये कौन है? लेकिन जब अवार्ड देने की बारी आई, तो बोतलें भरने वाले लड़के लेके, तो मुझे उस चीज़ करनी है। साहित्य अकेडमी में उन्होंने कहा कि आपकी काली गंगा आगे आई है, हमें दिखी। तो चीज़ है कि आपका नाम नहीं, आपका काम बोलना चाहिए, काम से तो आपको जानना। वो कौन था, वो तो फिल्मी राइटर, उसे मरने के बाद पुरस्कार मिले, तो क्या पुरस्कार कोई मायने नहीं रखता। नहीं, बहुत अच्छा संदेश है मैम। जो युवा लेकिन इन कलाकार। लोगों में वो चीज़ नहीं है। वो चीज़ अगर करें ना, तो वाक़ई कुछ पाएँ, लेकिन नहीं। चलो फिर भी जा रहे हैं, चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेहनत चाहिए, उसके लिए तपना चाहिए, तप के इंसान निकलता है। कुंदन जो होता है, वो भी तप के बाहर आता है। बहुत बढ़िया मैम। देखिए, मैंने एक एक आर्टिकल लिखा हुआ है करछी, उस पे, सूप पे लिखा है, सूप क्या तो अच्छा जी, वो कीमती को सँभाल लेता है, फालतू को फेंक देता है। मेरी तरह छाननी नहीं होते, सब कुछ छान दिया। अपने पास कुछ नहीं रखती छननी, करछी अपने पास कुछ नहीं रखती। वो कई जगहों में घूमती है, लेकिन करछी करछी उसमें कुछ नहीं है। पतीली को बना देती है, दाल को बना देती है, करछी करछी। ये आर्टिकल मैं लिख रही हूँ आज के दिन, मेरे इस तरीके का लेखन है। तो ये है कि आपको पहले इतना प्राइस मिला तो अपनी पूजा करना है, तभी आप आगे निकल सकते हैं, अच्छा लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा नाट्य कर सकते हैं। अभी हमने महोत्सव हुआ था, अभी तो मैं आपको तो डॉक्टर साहब को तो पता ही है मेरा, मैं किस पोजीशन में हूँ। तो मैंने वहाँ नाट्य किया संस्कार, तो बहुत से लोग मेरे पास आए। मैं कहा, आप तो बिल्कुल वही लग रही थी। मैंने कहा, रोल ही वैसा था, तो मैं क्या करती। रजनीश गुप्ता का लिखा संस्कार बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया मैम। तो मैंने, हाँ, हिंदी का डायलॉग आपको सुना दिया तो मैं याद आ गया। जी। मैंने लिखा किया था सफेद बोल, जो बच्चे फॉरेन में रहते हैं, उनके माँ बाप की क्या उसका, वो दोनों स्टोरी मेरी थी। तो दोनों एंड में जहर खाने को तैयार होते हैं कि बेटा आया, कल चला जाएगा, तो हमारा संस्कार कौन करेगा।
तो मैं उसे कहता हूँ लो मेरा गला घोट दो, मैं तो करवा चौथ के व्रत रखती आई हूँ, आपको मरते हुए कैसे देख सकती हूँ? नहीं जी, आप पहले मेरा गला घोटिए, फिर मैं मर गई तो मैं, आप मर गई तो मुझे, तो आप कैसे देखोगे कि मैं भी मर गई? कैसे देखोगे बेटा? 14 साल तो शल्य ही वनवास देखा, ये तो दशरथ तो बिना देखे ही चले गए। मैं आपको क्यों बताऊं, जब अम्मा कहती थी कि तेरी कोख से तो एक बच्चा नहीं पैदा होता, क्या करें? तो मैं 2 बार आत्महत्या करने के लिए दरिया पर भी गई, वहां मुझे पानी में नन्हे नन्हे 2 हाथ दिखे, तो मुझे लगा कि मेरा अब सकी इसी के कारण बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अब मैम। याद नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा क्या करूं। जी मैम। बहुत बहुत बढ़िया। मैम आप तो मतलब अ, इतना बढ़िया एक्टर हैं और आप इतने दिल से करती हैं जो आई थिंक आज की डेट में ऐसी कला को देखना आई थिंक बहुत मुश्किल है। और अगर आपने मुझे ठीक अगर आपने मुझे सजा सिद्धू के घर वालों ने भेजा होता तो ऐसा दुख नहीं आता, फिर नहीं आती ऐसी चीज, क्योंकि बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत संघर्ष किया है, तरह तरह की बातें सुनी है सबकी, आस पास के लोगों को, माँ बाप की, घर की, सबको सुनी, लेकिन फिर भी दौड़ पड़ती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, आपको देख के एक बड़ा फेमस गाना रहा है पहले किशोर कुमार जी का गाया हुआ कि जब दर्द नहीं था सीने में तो क्या खाक मजा था जीने में, जी अब के सावन हम भी हाँ, रोए, अब के शायद हम भी रोए सावन के महीने में। क्या बोलते हैं। तो ये दर्द है, दर्द को आपने जैसे मैम आपकी लाइफ ये सिखाती है कि अगर एडवर्सिटी देखते हैं, तकलीफ भी आती है, दुख भी आता है, स्ट्रगल्स भी आती हैं, तो उनको कंस्ट्रक्टिवली अपने पैशन में कन्वर्ट करना और पॉजिटिवली यूटिलाइज करना कैसे करते हैं अपनी लाइफ को। आपने मतलब एक्टिंग को एक लाइफ बना दिया और आज भी जीवन के इस पड़ाव में आप इतना हैरान हूं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि संतोष जी का दोनों नीज का रिप्लेसमेंट मैंने किया रिसेंटली और इनकी विल पावर और जितनी जल्दी इनकी रिकवरी हुई है, मैं हैरान हूँ। इतनी जल्दी नहीं होती और ये इतना पैशन है कि अभी स्टिचेस भी नहीं निकले थे तो ये चली गई थी अपने प्रोग्राम्स अटेंड करने। तो वहां मतलब ये एक पैशन क्या होता है, लाइफ इनका एक्टिंग और जो भी है ये बियॉन्ड मतलब एक हैरानगी का वो है। मैंने रिकवरी भी इतनी फास्ट देखी और इतना मतलब एक कह सकते हैं ना कि फुल ऑफ लाइफ फॉर हर पैशन एंड पर्पस। मतलब कैसे एक चीज को पैशन बनाना, ये आपकी लाइफ से मैम सीखते हैं। मैम हमारा आखिरी का जो रहता है हमारे टेलीकास्ट तवी टेल्स का, ये थैंक्स है मैम आपके लिए। एक स्पेशल एक हमारे लिए हर गेस्ट के लिए हम करते हैं मैम, ये हमारा रिचुअल है जो करना। तो मैम हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं अपनी पूरी तवी टेल्स टीम की ओर से कि आपने अपना समय हमें दिया और आपकी जो एक लाइफ मतलब एक एक्टर की मैं क्या कहूँ, वो आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन की कैसे एक पैशन को जीना होता है। तो ये आपकी लाइफ से हमने सबसे पहले आज लाइव देखा है मैम, आपके उससे हैट्स ऑफ टू यू मैम। तभी गवाह है कि कुछ यात्राएं मंच से शुरू होकर इतिहास में दर्ज हो जाती है। तो बहुत अच्छा। आपकी यात्रा इसमें से एक है क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी तवी नदी के नाम से है।
संतोष सांगड़ा जी, आपने केवल अभिनय नहीं किया, आपने संस्कृति को जिया, भाषाओं को जिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ते छोड़े। ये हमने साक्षात देखा है मैम, अभी पिछले 1 सवा 1 घंटे से। आज की ये बातचीत मैम सिर्फ साक्षात्कार नहीं है, बल्कि उस दौर को सलाम है जिसने कलाकारों को गढ़ा, जिसने उन कलाकारों को नमन है जिन्होंने युग गढ़ दिए। तो मैम, आपकी कंट्रीब्यूशन हमारे थिएटर के लिए, मंच के लिए, रेडियो के लिए और साहित्य के लिए जो है, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। मैम, बावे वाली माता और वैष्णो माता से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप इसी तरह, इसी पैशन से अपनी लाइफ जीती रहें। जिस तरह से आप एक्टिंग आपके कन कन में बसी हुई है, वो हमें दिख रहा है। और किस तरह से आपने बिना सपोर्ट के होते हुए आप दो टूक सीधी बात करती हैं, वो हमें बहुत अच्छा लगा। जिसको बोलते हैं बेबाक। अपने फादर एक आपके काफी रिस्पेक्टेड रहे हैं, लेकिन नहीं मिला सहयोग तो नहीं मिला, तो आपने दो टूक बोल दिया। कोई पर्दा नहीं डालना, कोई जिसको कहते हैं कि शुगर कोटिंग नहीं करनी। बहुत अच्छा मैम आपका, मुझे हमको देखने को मिला आपका लाइफ की इतनी सादगी, सीधा, बेबाक। और ठीक है, जो हम भी पर्दे डालते हैं चीजों पे कि किसी को बुरा ना लग जाए, लेकिन ठीक है, जो होता है सो होता है। रियलिटी भी बतानी पड़ती है कि जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, कोई डिस्करेज करता है, कोई इनकरेज नहीं करता है। लेकिन मैम, हैट्स ऑफ टू यू कि आपने, जो आप पे ईंट पत्थर फेंके गए, आपने उससे अपना घर बना लिया। अपना घर आपने एक्टिंग का वो मकाम प्राप्त किया मैम, जो और एक मतलब जिसको कहते हैं ना कर्म योगी, तो मैम आप कर्म योगी हैं। आपने अपनी पैशन, अपनी एक्टिंग को आज भी उसी पैशन से जी रही हैं, जैसे लगता है कि जीवन के शुरुआती दिनों में जीती होंगी। तो मैम, पूरी तवी टेल्स टीम की ओर से मैं आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूँ और माता भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको अच्छा स्वास्थ्य दे और इसी तरह आप हम सबको इंस्पायर करती रहें। और यदि कभी फ्यूचर में भी हमें आपसे जुड़ने का मौका मिले, तो आपसे फिर से हमें समय मिले, तो मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय डुग्गर, जय डोगरा, जय डोगरी, जय माता दी, जय। जय